गरीब बहू का प्यारा बकरा। अरे फातिमा बेटा, कहाँ हो तुम? आई अब्बू जी। अब्बू बोलिए क्या हुआ? कहाँ थी बेटा तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब्बू वो मैं अब्बान को खाना खिला रही थी। तुम और तुम्हारा अब्बान? भला बकरे का नाम भी कोई अब्बान रखता है क्या? अब्बू माना वो बकरा है, लेकिन वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, तो आप मेरे सामने उसे बकरा मत बुलाया करें। ठीक है बाबा, मैं उसे बकरा नहीं बुलाऊंगा। तुम्हारी इन बातों में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। मैं बस तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो या नहीं। अब्बा आप जैसा भी चाहो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस घर से अकेले विदा होकर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ मेरा अब्बान भी जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बाबा, तुम ले जाना अपने साथ अपने अब्बान को। फातिमा को अपना बकरा जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, जिस वजह से वो अपनी विदाई में अपने बकरे को साथ ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते फातिमा की शादी हो जाती है। ये क्या अम्मी, ये तो दहेज में एक बकरे को साथ लेकर आई है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लगता है दहेज कल परसों में आएगा। अब फातिमा बहू, तुम अपने साथ कुछ दहेज का सामान नहीं लेकर आई हो क्या, या वो कल परसों में आएगा? नहीं अम्मी जान, मेरे अब्बू ने लोगों से कर्ज लेकर मेरा निकाह किया है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दहेज में कुछ दे पाते। इसका मतलब है भाभी आप कुछ भी नहीं लाई हो दहेज में? अगर हमें पता होता कि आपके अब्बू दहेज नहीं दे सकते तो हम कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करते। गुलफशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अपनी भाभी जान से? हाँ सही तो कह रही है मेरी बेटी। अगर हमें पता होता कि इतना गरीब परिवार है जो दहेज नहीं दे सकता, तो हम कभी तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करते। लेकिन अम्मी, हमारे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें और क्या चाहिए? तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अभी बच्चा है तू, ये दुनिया मैंने देखी है, तूने नहीं। शादी हुए चंद मिनट नहीं हुए और बन गया जोरू का गुलाम। अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुन फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गरीबी का मजाक उड़ता देख बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी कह नहीं पाती। अगले दिन, भाभी जान ये लीजिए, सारे कपड़े धो दीजिए और उसके बाद घर की सफाई भी कर दीजिएगा। लेकिन गुलफशा बाजी, मैंने कुछ देर पहले तो कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े कौन से हैं? ये कपड़े भी गंदे हैं। अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से ये सारे कपड़े धो दो, फिर उसके बाद और भी काम है। इतना बोलकर गुलफशा वहां से चली जाती है और बेचारी फातिमा ढेर सारे कपड़े धोती है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है, जिससे वो काफी थक जाती है। फातिमा, तुम यहाँ बैठी हो? क्यों भाभी जान, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? हाँ फातिमा, वो मैं कह रही थी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तुम आज रात का खाना बना लेना। लेकिन भाभी, मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। आप गुलफशा बाजी से कह दीजिए, वो बना देंगी आज का खाना। क्या मैं खाना बनाऊंगी? देखा अम्मी जान, देखा आपने, भाभी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और देखो कैसे नखरे दिखा रही हैं। क्यों, तू क्या कहीं की महारानी है जो तू काम नहीं करेगी? चुपचाप से उठ और खाना बना। फातिमा किसी से कुछ नहीं कह पाती। अपने ससुराल वालों की किसी भी बात पर वो जवाब नहीं देती और चुपचाप से जाकर खाना बनाने लगती है, जिसे देखकर फातिमा की जेठानी, नंद और उसकी सास बहुत खुश होती हैं। मेरे प्यारे अब्बान, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे साथ खेल नहीं पाई और ना ही तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा। कितने समय से रस्सी से बंधे हुए हो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। फातिमा अपने बकरे की रस्सी खोल देती है। रस्सी खुलते ही फौरन बकरा फातिमा के घर में घुस जाता है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। बकरे के अचानक आ जाने से सब लोग डर जाते हैं और बकरा घर में इधर उधर भागने लगता है, जिससे सारा खाना गिर जाता है और सभी फातिमा पर चिल्लाते हैं। फातिमा, तुमसे तुम्हारे बकरा संभाला नहीं जाता। देखो तुम्हारे बकरे ने क्या कर दिया, सारा खाना गिरा दिया। अब हम क्या खाएंगे? अम्मी जान माफ कर दीजिए, मैंने तो बस इसे खोला था, मुझे नहीं पता था कि ये घर के अंदर आकर ये सब करेगा, वरना मैं इसे नहीं खोलती। एक तो दहेज में तुम कुछ लेकर आई नहीं हो, ऊपर से ये बकरा ले आई हो। पूरे घर में तहलका मचा दिया है इसने। ले जाओ यहाँ से इसे। फातिमा जल्दी से अपने बकरे को बाहर ले जाती है और उसे दोबारा बांध देती है। अम्मी जान, हमें इस बकरे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बकरे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम ठीक कह रही हो बहू, बकरा ईद आने वाली है। काम करते हैं, इस बकरे को कसाई को बेच देते हैं, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और हमें इससे छुटकारा भी मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सलमा, नूर और गुलफत रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही वो चुपके से फातिमा के बकरे को ले जाकर बेच देते हैं। सुबह होते ही फातिमा अपने बकरे को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। क्या हुआ फातिमा, तुम सुबह से परेशान हो? कुछ खो गया है क्या? मेरा अब्बान नहीं मिल रहा है। मैंने तो उसे अच्छे से रस्सी से बांधा था, फिर वो कहाँ जा सकता है? हो सकता है इधर उधर ही हो, तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगा।
फातिमा को अपना बकरा ढूंढते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे अपना बकरा नहीं मिलता, जिस वजह से बकरे की फिक्र में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से सारा परिवार डॉक्टर बुलाता है और फातिमा को चेक करवाता है। इन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिस वजह से इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई। अगर वो इन्हें नहीं मिली तो इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सारा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। फातिमा की हालत देख सलमा, नूर और गुलफशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सारी हकीकत फातिमा को वो बता देते हैं। माफ़ कर देना, हमने ही तुम्हारा बकरा कसाई को बेचा था। पैसों के लालच में आकर हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ़ कर दो। आप लोगों को मुझसे परेशानी थी, लेकिन आपने मेरा बकरा बेच दिया। उस मासूम बकरे ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? मेरी वही इकलौती खुशी थी, वो भी आप लोगों से देखी नहीं गई। या अल्लाह, आज तो बकरा ईद है, कहीं उस कसाई ने मेरे बकरे को कुर्बान न कर दिया हो। फातिमा की बात सुनकर सारा परिवार बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद सारा परिवार उसी कसाई के पास जाता है। वो कसाई बकरे को कुर्बान करने ही वाला होता है कि तभी फातिमा उसे रोक देती है। रुक जाओ, मेरे अब्बान को छोड़ दो, मेरा अब्बान मुझे वापस करो। तुम्हारा अब्बान नहीं है, ये मेरा बकरा है। इसे मैंने भारी भरकम रकम देकर खरीदा है। अगर तुम्हें तुम्हारा बकरा वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे उसके दोगुने पैसे देने होंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खुदा के लिए मेरा अब्बान मुझे वापस कर दो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अगर पैसे नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से जाओ, मुझे इसकी कुर्बानी देनी है। कसाई की बात सुनकर फातिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो पास पड़े एक डंडे से कसाई को मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी सास आकर उसे रोक देती है। रुक जा बहू, तुझे इस कसाई को मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे दुगने पैसे और हमारा बकरा हमें वापस करो। कसाई पैसे लेकर फातिमा का बकरा उसे वापस कर देता है। फातिमा जल्दी से बकरे को गोद में उठाती है। मेरे प्यारे अब्बान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें आने में ज्यादा देरी नहीं हुई। फातिमा बहू, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज है। मैंने दहेज के लिए तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारे बकरे को भी बेच दिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दो। हाँ फातिमा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता देख फातिमा सबको माफ कर देती है, जिसके बाद अपने बकरे और ससुराल वालों के साथ वो खुशी खुशी रहती है। गोमती अपनी 5 बहुओं कीर्ति, मोहिनी, प्रीति, शालू और दीपा के साथ रहती थी। कीर्ति, मोहिनी, प्रीति ये तीनों ही बहुत अमीर घर से होती हैं, इसीलिए ये अपने साथ कई सारा दहेज लाती हैं, जिस वजह से गोमती अपनी इन तीनों बहुओं से बहुत प्यार करती है और उन्हें रानी बनाकर रखती है। लेकिन वहीं शालू और दीपा दोनों ही बहुत गरीब घर से होती हैं, इसीलिए ये अपने साथ कोई दहेज नहीं ला पाती, जिस वजह से गोमती इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मोहिनी, प्रीति, देखो बारिश का मौसम हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। हाँ कीर्ति, मुझे भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है और भीगते भीगते गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है। मोहिनी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। देखो बारिश भी शुरू हो गई, चलो जल्दी से भीगने चलते हैं। लेकिन चाय और पकौड़े, इसका क्या, ये कौन बनाएगा? तीनों बहुएं आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी सास गोमती वहां आ जाती है। बहुओं, तुम टेंशन मत लो, तुम तीनों जाकर बारिश में भीगो और मजे करो। तुम लोगों के लिए चाय और पकौड़े का इंतजाम मैं करती हूँ। शालू और दीपा, अरे कहाँ मर गई? आई माँ जी, क्या हुआ? कहाँ मर जाती हो दोनों की दोनों? माँ जी, मैं और शालू किचन में थे, इसीलिए आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। हाँ, बस तुम दोनों से तो आवाज न सुनने के बहाने करवा लो, उसमें तुम दोनों नंबर 1 हो। माँ जी, हम कोई बहाना नहीं मार रहे, हम सच कह रहे हैं। बस करो तुम दोनों, मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी है। जाओ, जाकर मेरे और इन तीनों बहुओं के लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाओ। मेरी बहुओं को बारिश में भीगते हुए चाय और पकौड़े खाने का मन कर रहा है। क्या बारिश? माँ जी, बारिश में तो मेरा भी भीगने का मन कर रहा है। हाँ माँ जी, मैं शादी से पहले हमेशा बारिश में भीगा करती थी। आई बड़ी बारिश में भीगने वाली, भिगाऊं तुम्हें बारिश में? चुपचाप से जाकर चाय और पकौड़े बनाकर लाओ। लेकिन माँ जी, हमारा भी मन कर रहा है बारिश में भीगने का। हम थोड़ा बारिश में भीग लें, फिर जाकर हम सबके लिए चाय और पकौड़े बना देंगे। हाँ, आई बड़ी बारिश में भीगने वाली। भाभी,
आप दोनों को माँ जी ने क्या बोला, आपने सुना नहीं? जाइए, जाकर हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर लाइए। हाँ भाभी, अगर आप भीगोगे तो घर के सारे काम कौन करेगा? इसीलिए जितना आपसे बोला है उतना ही आप करिए। अपनी देवरानियों और सास की ऐसी बात सुन दीपा और शालू वहां से चली जाती हैं। माँ जी और हमारी देवरानियां हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम तो पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं और ये तीनों बस पूरा दिन आराम करती हैं, और माँ जी भी फिर इन्हें ही प्यार और हमसे नफरत करती हैं। ऐसा क्यों है? वो इसीलिए दीपा कि हम दोनों अपनी इन तीनों देवरानियों की तरह अमीर नहीं हैं, इसीलिए ये सभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अपनी 3 बहुओं के अमीर और 2 बहुओं के गरीब होने की वजह से गोमती इनमें बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी तीनों अमीर बहुओं को पूरा दिन बस आराम करने देती और वहीं अपनी दोनों गरीब बहुओं से घर के सारे काम कराया करती थी। दीपा, बारिश हो रही है, एक काम करते हैं, जल्दी से बर्तन धो, छत पर चलते हैं फिर, और हम लोग आराम से भीगेंगे। क्या सच में बारिश हो रही है? आज तो भीगने में बहुत मजा आएगा। दीपा और शालू जल्दी जल्दी बर्तन धोकर बारिश में भीगने की खुशी में छत पर जा ही रही होती हैं कि तभी वहाँ उनकी तीनों देवरानियां आ जाती हैं। अरे भाभी, छत पर क्या कर रही हो? बारिश हो रही है ना, इसीलिए हम वहाँ भीगने जा रहे हैं। अगर आप लोग भीगोगे तो शाम की पार्टी की तैयारी कौन करेगा? कैसी पार्टी कीर्ति? शाम को हमारी कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए आप दोनों को खाना बनाना है। ये लीजिए लिस्ट और जल्दी से जाकर खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन प्रीति, हम लोगों को बारिश में भीगे हुए काफी समय हो गया है और हम दोनों का बहुत मन भी था कि हम थोड़ा भीग लें, फिर हम थोड़ी देर में पार्टी का सारा खाना बना देंगे। बड़ा शौक है तुम दोनों को बारिश में भीगने का। मेरी बहुओं ने क्या कहा, तुम दोनों ने सुना नहीं? जाओ, जल्दी से जाकर खाने की तैयारी करो। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ जाकर खाना बनाओ। उदास मन से शालू और दीपा जाकर खाने की तैयारी करते हैं। जब भी बारिश होती तो दीपा और शालू को उनकी तीनों देवरानियां कुछ न कुछ काम दे देती, जिस वजह से वो बेचारी कभी भी बारिश में भीगने नहीं जा पाती थी। और ऐसे ही इन लोगों को कभी भी बारिश में भीगने का मौका नहीं मिलता था और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। प्रीति, मोहिनी, चलो जल्दी चलो, बारिश शुरू हो गई है। लेकिन कीर्ति, सुबह न्यूज में दिखा रही थी कि आज तूफान आने वाला है, आज तुम लोग मत जाओ। अच्छा भाभी, अब आप दोनों झूठ मत बोलो हमसे। आपको भीगने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए आप यही चाहती हो कि हम लोग भी ना भीगें। नहीं मोहिनी, तुम लोग गलत समझ रही हो। हाँ बहुओं, दीपा और शालू ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुबह न्यूज में देखा था कि आज तूफान आने वाला है। माँ जी, आप भी इन दोनों की साइड हो गई हो। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और तूफान आ भी गया तो हम कौन सा उसमें उड़ जाएंगे। इतना कहकर तीनों की तीनों छत पर बारिश में भीगने के लिए चली जाती हैं। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसी बात सुनकर गोमती को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। गोमती को पता था कि ये सब उसके लाड प्यार का ही नतीजा है। तीनों देवरानियां मस्ती करती हुई बारिश में भीग ही रही होती हैं कि तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगती है और देखते ही देखते बहुत तेज तूफान आ जाता है। अचानक तूफान के आ जाने पर एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और कीर्ति, मोहिनी और प्रीति के सर पर लग जाता है, जिससे उन्हें चोट लग जाती है। तीनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोमती, शालू और दीपा आ जाते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आकर उन तीनों की पट्टी करता है। कीर्ति, मोहिनी और प्रीति, तुम तीनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? एक काम करो, तुम तीनों ये हल्दी वाला दूध पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अपनी दोनों भाभियों को इतनी अपनी फिक्र होता देख उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भाभी, आप दोनों हमें माफ कर दो। हमने कभी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन फिर भी आप हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। तुम लोगों को हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है और छोटी बहन ऐसे माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती हैं।
दीपा की बातें सुनकर गोमती को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती है। शालू, दीपा, मैंने भी अमीरी और गरीबी के चक्कर में तुम दोनों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं और आप हमसे ऐसी माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। अपने अच्छे स्वभाव की वजह से शालू और दीपा उन्हें माफ कर देती हैं और बीती पुरानी बातों को भूल जाती हैं। अब गोमती अपनी अमीर और गरीब बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है, जिसके बाद जब भी बारिश होती तो पांचों बहुएं मिलकर बारिश में भीगती और साथ मिलकर बारिश में मजे करती।